18 अप्रैल 1912 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश में 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग नजरें टिकाए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम था कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कि कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों जिंदगियां समंदर के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पे मौजूद हैं वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के खौफजदा रूप को अपनी आंखों से देखा था। ये इतिहास का वो दिल दहला देने वाला हादसा था जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। ये हादसा अपने पीछे कई पुरस्कार राज छोड़कर चला गया। फाइंड थिंग्स की आज की वीडियो में खुश आमदीद। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपने पहले सफर के लिए तैयार था, तब वहां पर एक अलग ही माहौल था क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वो टाइटैनिक के साइज और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए बेताब थे। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक को देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों ना थी? क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना खूबसूरत। ये जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला इमारत से भी ऊंचा था। ये जहाज बाहर से देखने से जितना नायाब लगता था उससे ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, इसके अलावा हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप भी मौजूद थी। ऐसा माने कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और चीज टाइटैनिक को खास बनाती थी और वो थी इसकी सेफ्टी। ये उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सेफ जहाज था। टाइटैनिक को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब के कभी ना डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरीके से गया था। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के बाहरी हिस्से को बोला जाता है जो कि जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो क्योंकि ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल मजबूत तो था ही, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल जब समंदर में कोई शिप चलती है तो उसका ज्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या दूसरी चीजों से टकराने का खतरा होता है। तो टाइटैनिक का बॉटम डबल हल होने की वजह से अगर इसका निचले वाला हल किसी इम्पैक्ट में टूट भी जाए तो इसका दूसरा हल टाइटैनिक को महफूज रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। जहाज का निचले वाला हिस्सा जहाज का मेन पोर्शन होता है जो कि पानी के अंदर चलता है। अब ये मानकर चलते हैं कि अगर इस निचले हिस्से में कोई सुराख हो जाए तो उसकी वजह से धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ टाइम के बाद ये जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। दरअसल टाइटैनिक के जहाज के इस निचले पोर्शन को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था और इसका फायदा ये होने वाला था कि अगर बाई चांस जहाज किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज हो जाता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट डैमेज हुआ है तो ऐसा होने से सिर्फ उसमें ही पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे ये जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो भी ये डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना लगभग नामुमकिन था कि एक साथ ही 4 कंपार्टमेंट में लीकेज हो जाए, क्योंकि ये सारे कंपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े थे। तो भला फिर कोई भी चट्टान इस बड़े जहाज को कैसे डुबो सकती थी? इसीलिए इस जहाज को कभी न डूबने वाला यानी कि अनसिंकेबल जहाज बोला जाता था। टाइटैनिक जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 साल की मेहनत के बाद तैयार किया था। 2 अप्रैल साल 1912 में टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था और उसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपने पहले सफर के लिए तैयार किया जाता है। इस जहाज में उस जमाने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इस जहाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज के कैप्टन थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था और इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज में करीब 2240 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर थे। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 7 से 8 दिनों का वक्त लगता था, लेकिन टाइटैनिक
टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ये चाहती थी कि ये जहाज न्यूयॉर्क सिर्फ 6 दिनों में पहुंचे और लोग टाइटैनिक की खूबसूरती के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इसी वजह से कंपनी की जानिब से जहाज के कैप्टन को जहाज को फुल रफ्तार में चलाने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और ना ही टाइटैनिक के सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबे सफर के लिए तैयार किया जा रहा था। और इसकी एक और सबसे बड़ी वजह थी। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन की एक और बड़ी शिप थी जिसका नाम RMS ओलंपिक था, जो दिखने में टाइटैनिक की तरह थी, लेकिन वो टाइटैनिक से थोड़ा छोटा था, इसीलिए उसे टाइटैनिक की बहन भी बोला जाता था। मार्च 1912 में ओलंपिक शिप में एक खराबी आ गई थी, जिस वजह से ओलंपिक शिप इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयरिंग के लिए आई। अब ये शिप इतने बड़े होते हैं कि इन्हें ठीक होने में कई महीनों का वक्त लग जाता है, तो ऐसे में व्हाइट स्टार लाइन का बिजनेस इन दिनों में बंद पड़ जाता। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपने नए शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया। अब क्योंकि टाइटैनिक का ये पहला सफर होने वाला था, तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों की भी जरूरत थी। इसी वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर को हटाकर ओलंपिक के क्रू मेंबर को टाइटैनिक के क्रू मेंबर में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, इसको हटाकर इसकी जगह पे ओलंपिक के एक ऑफिसर को उसकी जगह ड्यूटी पर भेजा गया। तो डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर वापस अपने घर जा रहा था, तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और बदकिस्मती से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उस लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर की जानिब से ये होने वाली छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने हिस्टोरिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन इस बात को अच्छे से जानते थे कि साल के इन महीनों में समंदर में आइसबर्ग मौजूद होते हैं, इसी वजह से उन्होंने खतरे को जानते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के इस थोड़े से लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समंदर में मौजूद बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ समंदर के बीच आ जाते हैं। आप इस नक्शे में देखिए, ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से ये पहाड़ टूटकर इस रास्ते के जरिए अटलांटिक ओशन में पहुंच जाते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीने में बहुत से आइसबर्ग टूटकर आते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंचने में करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशन तक पहुंचते पहुंचते ये पहाड़ पिघलकर समंदर के पानी में हल हो जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत ही बड़ा होता है, वो ही अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच पाता है। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते की बजाय थोड़े लंबे रास्ते को चुना, जहाँ पे आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हो। ये वो दौर था जब आइसबर्ग को देखने के लिए जहाज में कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो इसी वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रोज नेस्ट होता है। इसे लुकआउट पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रो नेस्ट में करीब 1 से 2 लोग हमेशा दूरबीन लिए बैठे रहते हैं, जो कि दूर तक देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई मुश्किल तो नहीं है जिससे जहाज टकरा जाए। और जब ये सभी जहाज पानी में चलते, तो ये वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते कि कौन से रास्ते पर क्या मुश्किल है। जब टाइटैनिक अपने आधे रास्ते में पहुंच चुका था, तब इनको क्रोनिया शिप से आइसबर्ग होने की वार्निंग मिलती है। ये आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और बाकी दूसरे जहाजों के साथ राब्ते में थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को दोपहर में आइसबर्ग होने की एक दूसरी वार्निंग मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स जहाज के कैप्टन को इन वार्निंग से आगाह करते हैं। अब टाइटैनिक जहाज के इस पहले सफर में टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब जहाज के कैप्टन ने जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को आइसबर्ग की वार्निंग्स के बारे में बताया, तो ब्रूस ने इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था समंदर में आइसबर्ग का मिलना आम सी बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और कभी ना टूटने वाला जहाज है। और ब्रूस नहीं चाहता था कि इन वार्निंग्स की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने तय किए हुए टाइम से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को 5 बार और आइसबर्ग्स की वार्निंग्स मिलती हैं। और टाइटैनिक को जो आखिरी वार्निंग मिली वो SS कैलिफोर्नियन जहाज से मिलती है। रात हो चुकी थी और बदकिस्मती से आज चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी और क्रोज नेस्ट में मौजूद बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं थी कि जिससे वो दूर से ही आने वाली रुकावट को देख पाएं। टाइटैनिक जहाज अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चल रहा था और टाइटैनिक आइसबर्ग से अभी 2 घंटे की दूरी पे था। काले अंधेरे में समंदर के पानी को चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही जा रहा था। बिना इस
इस बात की परवाह किए हुए कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और इस वक्त टाइटैनिक उस चट्टान से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था ये अगले 10 मिनटों में उसके करीब पहुंचने वाला था। इसी के साथ टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में मौजूद दो बहादुर लोग जिनमें फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, ये दोनों जमा देने वाली सर्दी और रात के काले अंधेरे में अपनी नजरों को जमाए हुए जहाज के सामने आने वाली रुकावटों को देख रहे थे। उन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि जहां पर वो बैठे थे वहां पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं थी, जिस वजह से ये ज्यादा दूर तक भी नहीं देख पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज्यादा दूर तक देख पाना नामुमकिन था। फिर इसके बाद रात के 11:39 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए 3 बार वार्निंग घंटी को बजाया और फौरन ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जहाज को जल्दी लेफ्ट साइड पे मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस वार्निंग को सुना उसने फौरन एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स इंजन्स को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ने लगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि रिवर्स इंजन स्टार्ट करने के बावजूद इस जहाज को रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे वाला राइट हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये होने वाला टकराव इतना जोरदार था कि इसने जहाज में मौजूद सभी लोगों को हिला कर रख दिया। बदकिस्मती से जहाज का डबल बॉटम हल किसी काम न आया, क्योंकि आइसबर्ग से होने वाला ये इंपैक्ट जहाज के साइड पर हुआ था जहां पे सिर्फ सिंगल लेयर्स ही लगी थी। और जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज के नुकसान का जायजा लिया तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके हैं, जिनमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स के डूब जाने पर ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अब तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वो जहाज अब डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे। 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उनको बचाने के लिए आ जाए और वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में लग गए। लेकिन बदकिस्मती से आसपास कोई भी ऐसा जहाज नहीं था जो कि टाइटैनिक की तरफ से भेजे जाने वाले डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट्स पानी से पूरी तरह भर चुके थे और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समंदर में उतार का ऑर्डर देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। बदकिस्मती से उस वक्त जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी और एक लाइफ बोट की कैपेसिटी सिर्फ 65 लोगों की थी। 20 लाइफ बोट्स की मदद से करीब सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहाज पर तो 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हड़बड़ी में शुरुआत में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थी उनमें सिर्फ 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट्स को सिर्फ आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल ये था कि पहले सिर्फ औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में भेजा जाएगा। जहाज पर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मान रहे थे कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता और वो बिल्कुल रिलैक्स थे। दूसरी तरफ जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे और खुशकिस्मती से इनका डिस्ट्रेस सिग्नल पास ही में मौजूद एक जहाज कारपेथिया को मिलता है और 12:30 पर कारपेथिया जहाज से मैसेज आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कारपेथिया जहाज अभी भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और इस सूरत हाल में कारपेथिया अगर अपनी फुल रफ्तार में भी चलता तो उसे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 4 घंटों का वक्त लग जाना था। अब सवाल ये था कि क्या 4 घंटों तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा। जैसे जैसे पानी जहाज के अगले हिस्से में भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की तरफ पानी में झुकता जा रहा था। जब टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगा तब जाके लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब तक सबको समझ आ चुका था कि टाइटैनिक कब डूब जाएगा और
सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और जब रात के 1:50 पर जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, उसके बाद भी जहाज पे 1500 से ज्यादा लोग बचे थे। चारों तरफ खौफ का माहौल था और जो लोग तैर सकते थे वो पानी में छलांग लगा रहे थे। लेकिन इस वक्त तो समुंदर भी बेरहमी दिखा रहा था। समुंदर का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था और इतने ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने तो अपनी मौत को तस्लीम कर लिया और वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर अभी भी मदद की उम्मीद में डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद किसी भी जहाज का ध्यान उनकी तरफ जा सके और वो उनको बचा लें। लेकिन कोई भी जहाज उनको बचाने के लिए नहीं आता। टाइटैनिक में पानी के बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और टाइटैनिक बहुत तेजी से डूबने लगा। टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से पानी में घुस चुका था और पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर ऊपर उठने लगा। अब जहाज के कैप्टन स्मिथ ने भी अपने क्रू को बोल दिया था कि अपनी अपनी जान बचाओ, लेकिन जैक फिलिप अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुटे हुए थे। जब तक जहाज पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी तब तक फिलिप उनकी मदद करने आ रही कार्थिया शिप से राब्ते में थे और दूसरी तरफ जहाज के कैप्टन स्मिथ ने जहाज को ना छोड़ने का फैसला किया। जब जहाज के आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से पानी में धंस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज पर अंधेरा छा गया। पूरा अटलांटिक ओशन लोगों की चीखों पुकार से गूंज रहा था। जहाज का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा था, जिससे दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और रात के 2:20 पर और देखते ही देखते RMS टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गोद में समा गया। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर समुद्र की गहराइयों में समा गया। जो 1500 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे, कुछ तो इसके साथ ही डूब गए और कुछ को समुद्र के ठंडे पानी ने मार दिया। कैप्टन स्मिथ आखिरी टाइम तक अपने जहाज पर डटे रहे। टाइटैनिक जहाज के डूबने के करीब 2 घंटों बाद अगले दिन की सुबह को कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचता है और सिर्फ 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के करीब 9:30 बजे कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां पे करीब 40,000 से ज्यादा लोग तेज बारिश में कारपेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा तब उसमें मौजूद हर एक शख्स को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो वक्त रहते आकर उनकी मदद कर सकता था। और ये वही SS कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग दी थी। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि SS कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें आसमान पर फ्लेयर गन से छोड़े जाने वाला सिग्नल भी दिखाई दे रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज ने रात में आगे ना बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी ऑफ कर दिया था, जिससे उन्हें टाइटैनिक की तरफ से भेजे जाने वाला कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल मौसूल ही नहीं हुआ। जब SS कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्नियन के कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इस बारे में बताया, जिस पर स्टैनली ने अपने क्रू को मोर्स लैंप से सिग्नल भेजने को कहा। जिसके बाद SS कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक को मोर्स सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी ज्यादा हड़बड़ी मची हुई थी कि किसी ने भी SS कैलिफोर्नियन से आ रहे मोर्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस दौर में इस तरह के लैंप से डॉट्स के जरिए किसी भी दूसरे जहाज से राब्ता करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। काश SS कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन होता तो शायद उस हादसे में इतनी जाने ना जाती। टाइटैनिक के हुए इस हादसे को साल दर साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहा था कि आखिर वो जहाज जिसे कभी न डूबने वाला जहाज बोला जाता था, वो जहाज डूब कैसे गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक का मलबा मिल सके। बहुत सारे रिसर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन अटलांटिक ओशन ने टाइटैनिक को इस तरह अपनी गोद में समा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। RMS टाइटैनिक के मलबे को ढूंढते ढूंढते लगभग 70 सालों से भी ज्यादा का टाइम गुजर चुका
चुका था कि तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बिलार्ड वो इंसान थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला था, और जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोजबीन होती रही है। लेकिन टाइटैनिक के मलबे पर की गई रिसर्च ने ये बता दिया कि आखिर ये कभी न डूबने वाला जहाज डूबा कैसे। ओशियनोग्राफर्स के तो होश ही उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में दो हिस्सों में टूटा हुआ पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछले वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये टाइटैनिक जहाज का पीछे का हिस्सा है ही नहीं, और पिछले वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से से करीब 2000 फीट की दूरी पर है। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इसमें टाइटैनिक के हल को मजबूती देने के लिए जो रिवेट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कोस्ट आयरन की थी, और यहाँ पर कंपनी ने जहाज की कोस्ट कटिंग की कोशिश की। अब चूंकि कोस्ट आयरन स्टील से ज्यादा नरम होता है, इस वजह से आइसबर्ग टाइटैनिक की जिस बॉडी से टकराया तो उस जगह पे मौजूद रिवेट्स प्रेशर बढ़ने की वजह से खुल गयी और आपस में जुड़ी हुई प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गयी, जहाँ से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में नेचर से लड़ाई लड़ते हुए अपने वजूद को खोता जा रहा है, और ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र में मौजूद टाइटैनिक के ये निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक का ये हादसा वाकई ही दिल दहला देने वाला हादसा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।